हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और अभी तक हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस निपटा लिए थे अपने पॉलिटी के और उसी की सीरीज़ में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए थे। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन दे दी भैया, अगर आप बीच से देख रहे हैं तो भैया बीच से देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्टार्टिंग से चैनल की प्लेलिस्ट में चलिए आइए, तो वहाँ पे पॉलिटी के लेक्चर डले होंगे, तो वहाँ से पहला वीडियो देखिए। और ये चौथा पाँचवा वीडियो है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो इसका पिछला वीडियो डल चुका है, तो वहाँ पे स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी एंशिएंट हिस्ट्री और बाकी जो कोर्सेज हैं वो सब फ्री में डले हैं। जाइए, विजिट कर लीजिए और अपना कोर्स कंप्लीट करिए और अच्छे तरीके से सिलेक्शन लीजिए। तो भैया हम लोग अब अगले फीचर के बारे में बात करेंगे। तो भैया अगला फीचर है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भैया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर पहले हम लोग बात करेंगे हेड्स की। तो भैया यहाँ पे मुखिया कौन कौन होते हैं। तो भैया नॉर्मली हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जब भी हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं तो भैया उसमें नॉमिनल हेड और रियल हेड होता है। नॉमिनल हेड होता है नाम मात्र का। और एक चीज़ हाँ, और कि भैया ये बता दें कि भैया जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम है, ये हमने कहाँ से लिया है भैया। हम लोगों के ऊपर 20-200 साल से ज़्यादा अंग्रेजों ने राज किया है, तो भैया हमारा उनके ऊपर असर होना है। तो भैया हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से उठाई है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उठाई है हमने ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के अंदर ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, तो हमने भी वहाँ से ले लिया, मतलब उनका एलिमेंट उठा लिया। और भैया हम लोग बात करें कि हमारे यहाँ पे दो प्रकार के हेड होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। पहला होता है नॉमिनल हेड, यानी कि नाम मात्र का शासक, जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं हमारी कंट्री के अंदर। और दूसरा होता है रियल हेड, जिसके पास असली पावर्स होती है, जो कि असली काम करते हैं। पर जो काम होगा वो साइन के किसके किसके नाम पे होगा, वो रियल नॉमिनल हेड के नाम पे होता है। पर करता कौन है, रियल हेड करता है। और भैया अगर हम लोग देखें कि भैया सेंटर लेवल पर तो है ही है ये सीन, कि भैया नॉमिनल हेड और रियल हेड का सीन दिख जाता है, पर स्टेट लेवल पर भी हमें देखने को मिलता है। और हम लोग बात करें नॉमिनल हेड की, अगर बात करें तो सेंट्रल लेवल पर वो प्रेसिडेंट होता है, जो कि आज के समय पर है द्रौपदी मुर्मू जी। और भैया और रियल हेड की बात करें तो भैया पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी। और अगर हम लोग बात करें स्टेट लेवल पर भी हमें ये देखने को मिलता है भैया, जो गवर्नर होता है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और उसका यही काम होता है कि भैया चीफ मिनिस्टर के ऊपर नजर बना के रखो, भैया उल्टा सीधा कुछ काम तो नहीं हो रहा है, यानी कि पावर को इक्वली डिवाइड, मतलब एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। तो गवर्नर भैया नॉमिनल हेड होता है एक स्टेट का। और भैया और रियल हेड कौन होता है, वो होता है सीएम। तो इतना आपको समझ में आ गया हेड का सिस्टम, के हेड कौन कौन होते हैं हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। और दूसरा हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो लेजिस्लेचर के अंदर हम लोग बात करें कि क्या होता है कि इसके अंदर दो बाई कैमरल होता है। एक तो होती है सेंट्रल लेवल पर लोकसभा, और दूसरी होती है राज्यसभा। लोकसभा के नेता चुनाव चुन के जाते हैं, और राज्यसभा के अपॉइंटेड होके जाते हैं या फिर इलेक्टेड होके जाते हैं। और स्टेट लेवल पर भी हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो भैया जो स्टेट लेवल पर होती है, तो स्टेट लेवल पर कंपलसरी नहीं है कि भैया वहाँ पर जो काउंसिल है दोनों काउंसिल हों। तो भैया जो सीएम वगैरह होते हैं वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भैया उनके पास होगी या नहीं होगी। तो मात्र केवल 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास हम लोग बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो भैया कौन कौन से हैं, सबसे पहले यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और हम लोग बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, हम लोग बात करें डेमोक्रेसी के अंदर, तीन चीज़ें तो होती है हमारी। पहली होती है न्यायपालिका, जिनका काम होता है जो हमारा कानून है या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करना। या फिर हम लोग बात करें सजा देना, उनका काम होता है। एग्जीक्यूटिव का नाम होता है कार्यपालिका, यानी कि कानूनों को लागू करवाना। और लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना। तो इतना बहुत तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के एक दूसरे फीचर के बारे में, जिसका नाम है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी। शायद मुझे लगता है यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया थोड़ा-सा, थोड़ी मुझे तो थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है इस स्लाइड के अंदर। हाँ, तो भैया हम लोग बात करें कि अब अगला फीचर क्या है, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि फेडरलिज्म मतलब क्या होता है कि जो पावर्स होती हैं उसको स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर बाँट दिया जाता है। तो भैया जो पावर्स हैं इक्वली बँटवारा हो जाता है। पर हमारे इंडिया की ख़ास बात है भैया भैया फेडरलिज्म तो है, पर स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ, यानी कि हमने पावर तो स्टेट को गवर्नमेंट को दे दी है, पर असली पावर, ज़्यादा पावर किसके पास में है, स्टेट गवर्नमेंट के पा सॉरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास है। तो भैया हमें पता है कि भैया हमारे पास 3 प्रकार के राज्य होते हैं या फिर 3 प्रकार के देश होते हैं। एक होता है यूनिटरी, दूसरा होता है फेडरल स्टेट, और तीसरा होता है सेमी या फिर क्वासी फेडरल। तो इन तीनों को समझते हैं तो भैया तब हमें फेडरलिज्म समझ में आएगा। तो यूनिटरी स्टेट कौन-सा होते हैं, ऐसे कंट्री जहाँ के पास मेन पावर केवल एक अथॉरिटी के पास होती है। जैसे कि हम लोग बात करें, अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर में है, केंद्र के पास पावर है, तो भैया केवल और केवल केंद्र के पास पावर है, यानी कि राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं है, तो भैया वो यूनिटरी सिस्टम होता है। फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि
जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास बराबर बाँट दी जाती हैं। जैसे कि हम लोग बात करें यूएसए और यूनिटरी का एग्ज़ाम्पल है चाइना। और सेमी और क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि यानी कि थोड़ी बहुत पावर तो बटी हैं, पर मेन पावर किसके पास में है? मेन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। तो ये होता है हमारा क्वासी फेडरल या फिर सेमी फेडरल गवर्नमेंट होता है इसके अंदर। तो इसमें सेंटर हमारी कैसी होती है? स्ट्रांग होती है, और इसमें इंडिया का सीन चलता है, यानी कि इंडिया भी इसी में कैटेगरी के अंदर आती है। अब हम लोग बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगले फीचर, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक खासियत है कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अब इसका मतलब समझते हैं, फ्लेक्सिबल कैसे है? तो भैया बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे कानून बदलना इतना आसान है कि आज नेता का मन किया, अरे यार हमें ये बिल्डिंग अच्छी नहीं लग रही है पार्लियामेंट की, हटाओ यार इसे। गए, संविधान लागू कर दी, मतलब कॉन्स्टिट्यू वो अमेंडमेंट किया और हो गया काम। कल से हमारी बिल्डिंग हट गई पार्लियामेंट की, तो ये सीन है। और रिजिड मतलब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं भैया, जैसे कि हम लोग बात करें कि जहाँ पे कुछ चेंजमेंट होना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल कठोर हैं। तो भैया ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं चलता है, बिल्कुल कठोर भी नहीं है, बिल्कुल सरल भी नहीं है। कुछ मामलों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत आसानी से कुछ मुद्दों पर हम लोग बहुत जल्दी अमेंडमेंट कर सकते हैं, और कुछ मुद्दों पर हम लोगों को बहुत परमिशन लगती है या फिर 2/3 मेजॉरिटी लगती है। तो भैया मेजॉरिटी का सीन चलता है यहाँ पे। भैया नॉर्मल मेजॉरिटी चाहिए, और मतलब ऑर्डिनरी मेजॉरिटी चाहिए पड़ती है आम कानूनों के लिए, और कुछ खास प्रकार के कानून होते हैं उनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पड़ती है, 2/3 ऑफ मेजॉरिटी चाहिए पड़ती है उन ऐसे मुद्दों के लिए। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि भैया राज्य के स्टेट गवर्नमेंट की भी परमिशन चाहिए पड़ती है कुछ मुद्दों पर। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, एक तरीके से कहा जाए तो। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले फीचर के बारे में, जो कि है क्या? सिंगल सिटीजनशिप। यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? यानी कि एक नागरिकता होनी चाहिए। अब बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी होती हैं जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलती है। यानी कि आप राज्य के स्तर पर तो सिटीजनशिप है ही, राज्य के तो सिटीजन हैं ही, ऊपर से कंट्री के भी सिटीजन हैं। जैसे कि अमेरिका के अंदर होता है, जैसे कि आप अगर लास वेगास के अंदर रहते हैं तो भैया आपके पास 2 प्रकार की सिटीजनशिप होंगी। एक तो हो गई लास वेगास की स्टेट से सिटीजनशिप होगी, और दूसरी होगी भैया सेंट्रल लेवल पर, यार हम लोग बात करें यूएसए की सिटीजनशिप होगी। तो भैया इनके पास 2 प्रकार की सिटीजनशिप होती हैं। अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो भैया हमारे पास इंडिया में एक ही प्रकार की सिटीजनशिप होती है। तो भैया इससे होता क्या है कि भैया अगर हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ या फिर हम लोग बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं, तो भैया दूसरे स्टेट के लोगों को आने नहीं देती हैं। वो पहले ही मना कर देती हैं, भैया हमारे यहाँ के लोगों को खुद प्रॉब्लम हो रही है, हम इधर के लोगों को नहीं आने देंगे। तो भैया ऐसा-ऐसा लोग कहते हैं। तो भैया ये सब हमें सीन देखने को मिलता है। अगर मान चलिए अगर यहाँ पे स्टेट सिटीजनशिप कर देंगे तो भैया प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, वो घुसने ही नहीं देंगे दूसरे सिटीजन, मतलब दूसरे स्टेट के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे इंडिया के अंदर। इसलिए हमारे पास हमारे यहाँ पे सिंगल सिप सिटीजनशिप है, यानी यूनिफॉर्म सिटीजनशिप है। पूरे भैया भारत देश में एक ही सिटीजनशिप लागू होती है, यानी कि पूरे देश के लेवल पर, ना कि कोई राज्य के लेवल पर। अब हम लोग बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगले फीचर के बारे में, जिसका नाम है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो भैया हमें पता है कि आज़ादी से पहले हमारे पास वोटिंग राइट्स वगैरह बहुत कम ही थे, बहुत कम लोगों के पास ही थे। पर जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो भैया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट अपना लिया गया। इसमें क्या था कि भैया आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, और आप क्या होने चाहिए? इंडियन होने चाहिए। तो आपके पास क्या है? अधिकार है कि आप वोट डाल सकते हैं, यानी कि आपके पास पॉलिटिकल राइट है अपने नेता को चुनने का। और उसके साथ हम लोग बात करें, आपके साथ कभी भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे आप किसी भी रेस से आते हो, कास्ट से आते हो, रिलीजन से आते हो, किसी भी प्रकार की भाषा बोलते हो, जेंडर वो आपका कोई भी लिंग हो, या फिर आप कहीं भी पैदा हुए हो, तो भैया इसमें आपका मतलब ये नहीं है कि भैया आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। आप चाहे जहाँ से आते हो, जहाँ आपका जन्म हुआ, चाहे इंडिया में हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे उड़ीसा में हो, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंडियन होने चाहिए और 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। चाहे जैसी भाषा बोलते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे आप उड़िया बोलते हो, चाहे बंगाली बोलते हो, चाहे पारसी बोलते हो, कुछ भी आप बोलते हो, तो भैया आप वोट देने के लायक हैं। चाहे आपका लिंग जब औरत हो, मर्द हो, या फिर ट्रांसजेंडर हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आपके पास सबकी सभी प्रकार के अधिकार हैं। आप किस जाति से बिलॉन्ग करते हैं तो ये भी आपसे नहीं पूछा जाता है। भैया आपके पास यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज़ी का मतलब यही है, 18 साल का होना चाहिए और कंट्री का सिटीजन होना चाहिए। तो भैया यही हमारे 2 क्राइटेरिया पूरे हो गए, तो भैया आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगले फीचर के बारे में, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो भैया एकीकृत और एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि हमारे देश में किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जाता है। तो भैया हमारे यहाँ पे जो कोर्ट्स वगैरह हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले पूरे इंडिया के लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, राज्य के लिए हाई कोर्ट, और जिला छोटे छोटे ब्लॉक्स के लिए है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो भैया यहाँ पे ये होता है कि अगर आपका जो फैसला है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर नहीं सुना जाता है, तो भैया वो आपको हाई कोर्ट में सुना जाएगा।
और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेट एकीकृत है भैया हमारे यहाँ पे जो हमारा जुडिशरी है वो एकीकृत है और इंडिपेंडेंट है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मंत्री साहब का फ़ोन आया, भैया जज साहब हमारे बेटे ने 2 लोगों को मार दिया है तो भैया बच्चा ये है अपना छोड़ देना, तो ऐसा सीन नहीं है। हमारे यहाँ पे किसी का जवाब नहीं पड़ता है, हमारे जब फैसला लेना होता है जजेस को। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो भैया हमारा जो फीचर्स थे वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।